हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने जनरल अवेयरनेस की क्विज वाली सीरीज जो स्टार्ट करी है, उसमें आज हम पार्ट 2 इसका देख रहे हैं। इसका जो पार्ट 1 है मैंने आपको पहले ही दे रखा है, आपने अगर नहीं देखा है तो उसको जा कर के देख लीजिए। इसमें हम कवर क्या करने वाले हैं, इसमें हम कवर करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन जो आपके आरआरबी एनटीपीसी या फिर आईबी एसीआईओ एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वो स्टैटिक भी होंगे, वो आपके करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, तो पूरा एक प्रॉपर मिक्सचर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपको ये जो हमारे सेशंस हैं इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएंगे कमेंट सेक्शन में, वहाँ भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें सारी अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ आप हमारे एफबी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपके अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द स्मेल दैट वी गेट व्हेन एलपीजी सिलेंडर लीक्स इन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, कि जब कोई भी एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें किसी भी तरह का लीक होता है तो जो एक अजीब सी गंध आती है वो किसकी वजह से आती है। तो अगर आप ऑप्शन में देखिए तो लिखा हुआ है नाइट्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब है। अभी आपने अगर पढ़ रखा होगा इसको तो आप ये जानते होंगे कि ये जो गंध है ये किसकी वजह से आती है। इस कंपाउंड का क्या नाम होता है, ये होता है एथिल मरकेप्टन, इस नाम से इसको जाना जाता है। तो एथिल मरकेप्टन तो यहाँ पे कहीं लिखा ही नहीं है तब, और 4 ऑप्शन है, नन ऑफ दीज भी नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन है सी। जो एथिल मरकेप्टन है वो एक सल्फर कंपाउंड ही होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C2H6S, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको ये थोड़ा अगर ये बात पता है कि इसका फॉर्मूला होता है तो आप वहीं से समझ सकते हैं कि एक सल्फर कंपाउंड है, बाकी कोई ऑप्शन है नहीं। तो सल्फर कंपाउंड ही एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, लिखा हुआ है ब्लोटिंग पेपर एब्जॉर्ब्स इंक ड्यू टू। इस तरह के जो फिजिक्स से रिलेटेड या फिजिक्स के लॉस पे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। वो आपके आईबी के एग्ज़ाम्स में भी आते हैं और आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, एसएससी के भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। मतलब प्योर जो आपके लॉस के ऊपर होते हैं क्वेश्चंस। इसका सही ऑप्शन क्या है, जो सोखता कागज होता है ना, कि अगर कहीं स्याही गिर जाती है तो आप ऐसे रखते हो तो पूरी स्याही को सोख लेता है, तो मतलब वो जगह पूरी साफ़ हो जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। कैपिलरी एक्शन के बारे में आप लोगों ने पहले भी इसके एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, कि जैसे जो गांव में होता है दिया हम लगाते हैं, तो एक बोतल में अगर बंद करके उसके अंदर केरोसिन डाल करके रखते हैं, कपड़ा या कुछ भी उसमें बत्ती से डुबा करके, तो तेल वो अपने आप ही ऊपर आता रहता है और वो दिया जलता रहता है। इसी की वजह से होता है कैपिलरी एक्शन। इसमें आपने देखा होगा, इसमें 2 तरह के एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं। एक आपका होता है जिसमें जो द्रव्य होता है वो ऊपर जाता है, वो किसकी उपस्थिति में होता है, मान लीजिए अगर ये क्या है, वाटर है, ओके, ये आपका वाटर है। अब अगर इसी वाटर में हमने क्या बात करी, अगर हमने इसमें बात कर दी कि इस वाटर में अगर एक हम नली सी ऐसे डालते हैं, इस तरीके से बहुत पतली सी ऐसे नली डालते हैं, तो होगा क्या, इसमें होगा ये कि जो पानी का लेवल है इसका जो नॉर्मल लेवल है इससे ऊपर जाएगा और कुछ ऐसे शेप बनाएगा, ओके, मतलब इसका लेवल ऊपर उठ जाएगा। कब, जब ये क्या होगा, वाटर। लेकिन एक सवाल ऐसे भी पूछा जाता है आपसे, कब इसका जो लेवल होता है वो नीचे चला जाता है। एक आपको और एग्जांपल ऐसे देखने को मिलेगा, एक आप भी ऐसे अगर फिर से ऐसे नली इसमें डाल रहे हैं, कोई परख नली सी डाल रहे हैं, और इसमें अगर क्या है, इसमें अगर है Hg का मतलब क्या हो गया, मरकरी से, ओके। अगर मरकरी है तो इसका जो लेवल होगा वो कैसा होगा, इस तरीके से होगा, ओके। और ये आपका क्या होगा, ये आपका नीचे रहेगा, जो नॉर्मल लेवल होता है उससे नीचे रहता है। तो कब ऊपर रहेगा कब नीचे रहेगा, इसको कैपिलरी अट्रैक्शन कहेंगे, इसको रिपल्शन कहेंगे। इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आइज, मतलब सामान्य आँखों के लिए अगर बात करी जाए तो कितनी तक की दूरी आप रखते हैं कि अगर उतनी दूरी तक आपको सब कुछ साफ साफ दिख रहा है तो ये कहा जाता है कि हाँ ठीक है, आपकी आंख में कोई खराबी नहीं है। तो ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक चेक करी जाती है। आप कहीं भी मेडिकल वगैरह अगर आपकी आंख का होता है तो उसमें चेक ही यही किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल क्या है, लिखा हुआ है 4 पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर गिवन, फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें आपको 4 पेयर दिए गए और आपको ये बताना है कौन सा इसमें से अलग है। तो देखिए इसमें लिखा है 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। क्या पहला वाला सही है? हाँ, पहला वाला तो सही है। लिखा हुआ 22 अप्रैल अर्थ डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे होता है, बिल्कुल सही होता है। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 22 मार्च को क्या वर्ल्ड वाटर डे होता है? हाँ, होता है। डी वाला क्या है, 22 में नेशनल टेक्नोलॉजी डे, क्या ये सही है? नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? डी वाला। और ये क्वेश्चन कब का है? अभी कुछ दिन पहले ही ये आरआरबी में पूछा गया है। ऐसे नहीं पूछा गया था, आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि भाई नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 मई को। ओके, तो इसका जो सही आंसर है क्या है? 11 मई। और इसमें जो लिखा गया है वो 22 में लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि 11 में है, ना कि 22 में है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है, देखिए लिखा हुआ है आईपी एड्रेस रेफर्स टू। जो आईपी एड्रेस होता है वो भाई क्या काम करता है? आईपी एड्रेस समझते हैं सभी लोग। तो आईपी एड्रेस का काम क्या होता है? आईपी एड्रेस अगर आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो उसका एक तरीके का काम क्या है, जैसे हमारे आपके घर के एड्रेस होते हैं कि अगर आपको कहीं भेजना है किसी को तो आप उसके घर का पता लिख दोगे तो अब वहाँ तक वो वस्तु या फिर वो व्यक्ति पहुँच जाएगा। ऐसे ही आपका आईपी एड्रेस होता है कि आईपी एड्रेस नेटवर्क का एड्रेस होता है। मतलब हर एक नेटवर्क के ऊपर एक लेबल लगा दिया जाता है ताकि अगर कुछ भी इधर उधर की चीज़ें हो तो जो लोग पकड़े जाते हैं, कहाँ से पकड़े जाते हैं? आईपी एड्रेस से, कि भाई वो नेटवर्क का जो एड्रेस है उसको कौन यूज़ कर रहा था। तो ये क्या होता है? एक न्यूमेरिकल नेटवर्क लेबल होता है आईपी एड्रेस। आप देखते होंगे ऐसे लिखा हुआ, अगर आप कंप्यूटर वगैरह में डालते हैं ऐसे लिखा रहता है ऊपर 192.168.0.0 या फिर 11 ऐसे कुछ भी लिखा रह सकता है। यही होता है क्या आपका आईपी एड्रेस। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, लिखा हुआ द फर्स्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट वॉज। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ज़्यादातर लोग इसका जो आंसर है वो आर्यभट्ट लगा के चले आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट पूछा है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट पहली कौन सी थी भारत की? तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है एप्पल। ओके, ये उसका नाम था। ओके, ये उसका एक्रोनिम था। इसका फुल फॉर्म क्या था? एरिन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ये इसका पूरा नाम था। और इसको कब जो है कब इसको छोड़ा गया था? तो 1981 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। फ्रेंच गुयाना से इसको प्रक्षेपित किया गया था। एक तरीके का भारत के लिए कह सकते हैं कम्युनिकेशन के क्षेत्र में ये जो सैटेलाइट है इसने बहुत ही बढ़िया काम किया। मतलब जो एक्सपेरिमेंट वगैरह करने थे, जैसे टेलीविज़न के टेलीकास्ट वगैरह करने के जो एक्सपेरिमेंट वगैरह सब इसी से किए गए थे। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। लिखा हुआ इंडियाज लाइव स्टॉक डिजीज मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग सिस्टम इज नेम्ड एज। ये कह सकते हो आप पिछले बार पूछा गया था क्वेश्चन, ये आपका करंट से रिलेटेड है, लेकिन आप जान करके रखिए इसका ऑप्शन क्या है? सी है, बायो सेफ्टी लैब इसका नाम है। ओके, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है? लिखा हुआ है विच वॉज द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब अ शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार किसे कहते हैं? शूटिंग स्टार का मतलब समझते हैं, जैसे आप कभी आसमान में देखते हैं तारे टूटते हुए से दिखते हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है कि भाई वो क्या होते हैं। क्या वो सही में तारे होते हैं? नहीं, तारे तो नहीं होंगे। तो क्या होते हैं? वो प्लैनेट होते हैं? नहीं, वो होते हैं फ्रैगमेंट्स एंड डिब्रीज। फ्रैगमेंट्स एंड डिब्रीज कह सकते हैं, मतलब जो छोटे मोटे जो तत्व होते हैं किसी धूमकेतु से निकले हुए हो सकते हैं, एस्ट्रॉयड से निकले हुए हो सकते हैं, जो नीचे जब धरती पे आते हैं तो ऐसे धरती के वातावरण में घुसते ही ना वो जलने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। तो वही हमको लगता है कि तारा गिर रहा है, ऐसे प्रतीत होते हैं। तो ये टुकड़े मलबे से होते हैं जिनको शूटिंग स्टार का नाम दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। छोटे मोटे वैसे एस्टेरॉयड भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही छोटा होना होगा उनको। लिखा है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इज शेड्यूल्ड टू बी होस्टेड बाय। कि भाई 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे होगा? तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का होने वाला है अपने ही देश, मतलब इंडिया में। इंडिया इसको होस्ट करेगा। और अभी जो इसकी महीना आपका रखा गया अक्टूबर का है, अक्टूबर 2023 में अभी तक का प्लान है कि इसको होस्ट किया जाएगा। आगे बात करते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है प्रेशर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। कि जो दबाव होता है उसको हम कैसे नापते हैं, किस में नापते हैं?
मास डेंसिटी में नापते हैं, नहीं, वो तो फोर्स होता है, F बराबर ma। वर्क डन, नहीं, फोर्स एंड एरिया, जी हाँ, यही इसका सही ऑप्शन है। प्रेशर का अगर आप फॉर्मूला पढ़ेंगे तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है F/A। ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। अगर इतना भी आपको याद है तो आप बता सकते हैं कि यही इसका सही आंसर है, F/A, ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर आपसे पूछा जाए प्रेशर का मात्रक क्या होता है, तो इसका एक मात्रक जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है वो क्या है, पास्कल। ओके, पास्कल के ही नाम पे इसका मात्रक का भी नाम रखा गया पास्कल। इसके अलावा एक और मात्रक होता है, वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी इसका मात्रक होता है। तो ये इसके कुछ मात्रक हैं जो आपके एग्जाम में अगर पूछे जाए तो आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर व्यूइंग द सन। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग किया जाता है सन को देखने के लिए। तो भाई सन तो आप अपनी आंख से भी देख सकते हो, इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब है कि गहराई से देखना, मतलब फिर सन को ही देखेंगे आप उस इंस्ट्रूमेंट से, और कुछ चीज़ें देखने के काम वो नहीं आएगा। तो जैसे आप सोच रहे हो टेलीस्कोप, जी हाँ हो सकता है टेलीस्कोप, लेकिन कब होगा टेलीस्कोप, टेलीस्कोप तब होगा जैसे भी हमने कहा कि आप आँख से भी देख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यहाँ पे टेलीस्कोप से आप केवल सन को ही देखोगे नहीं, टेलीस्कोप से बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इसका सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है सी वाला, हेलियोस्कोप कहा जाता है, जिससे सन को देखा जाता है। हेलियोस्कोप का प्रयोग करके सन और उस पर जो स्पॉट्स वगैरह रहते हैं ना, उन सब को देखा जाता है कि कैसे क्या वहाँ पे सन पे क्या एक्टिविटी हो रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। अभी टेलीस्कोप का मतलब तो बताने की जरूरत है नहीं, ये तो आप सभी को पता होगा। एक आपके सामने ये ऑप्शन क्या है, स्ट्रोबोस्कोप। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रोबोस्कोप का मतलब होता है एक तरह की डिवाइस होती है, जैसे अगर कोई भी चीज़ रोटेट हो रही है तो उसकी रोटेशन या फिर उसकी फ्रिक्वेंसी नापने का काम आता है ये स्ट्रोबोस्कोप। इसमें एक लाइट सी ऐसे लगी होती है, वो थोड़े थोड़े अंतराल पे जलती और बुझती रहती है। तो जिससे अगर आप किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पे उसको आप अगर पॉइंट करके मारोगे ना उसकी लाइट, तो ऐसा लगेगा कि या तो वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ सा प्रतीत होगा या तो वो बहुत ही धीरे चाल से चलता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि उसकी जो लाइट होती है ऐसे ही पड़ती है। तो वो काम होता है किसका, स्ट्रोबोस्कोप का। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। सन मीटर का प्रयोग करते हैं जो हम बिजली बनाते हैं उससे नापने के लिए। लिखा हुआ द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाई। जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो कौन इलेक्ट करता है उनको। तो जैसे हमारी लोकसभा होती है, लोकसभा को कौन इलेक्ट करता है, हम सभी लोग। ओके, मतलब जनता के द्वारा इलेक्ट होते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको जनता डायरेक्ट नहीं चूज़ करती है। उनको कौन चूज़ करता है, उनको चूज़ करते हैं या फिर इलेक्ट करते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है विधानसभा। देखिए यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, विधानसभा का मतलब तो आप समझ रहे होंगे। विधानसभा में मतलब जो विधायक होते हैं किसी भी पार्टी के हों, जो विधायक होते हैं वो केवल इसमें वोट डालते हैं, किसके लिए, राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए। ध्यान रखिएगा, कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होती है। ओके, लेकिन विधान परिषद कुछ राज्यों में ही होती है, सारे राज्यों में नहीं होती है। तो विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, इसमें केवल और केवल विधानसभा के जो भी सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं, मतलब विधायक भाग लेते हैं। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। लिखा हुआ है ऑन्कोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ ट्रीटमेंट ऑफ। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के ट्रीटमेंट से रिलेटेड ये शब्द है, या फिर बीमारी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं उसकी स्टडी से रिलेटेड हर एक चीज़। वो कौन सी बीमारी है, तो वो है कैंसर। कैंसर का नाम आपने सुना, बहुत ज़्यादा ये रिपीटेड क्वेश्चन है ऑन्कोलॉजी वाला, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। लिखा हुआ है हु एडवोकेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, या फिर किसने कहा कि किसने इसकी एडवोकेसी करी कि भारत में भी ये सिस्टम होना चाहिए ताकि लोगों के जो माइंड सेट है उसको और अच्छा किया जा सके। तो इसको करने वाले कौन थे, तो ये थे राजा राम मोहन राय। ओके, ये बी वाला ऑप्शन इसका सही, ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय। इनके बहुत सारे सामाजिक धार्मिक सुधार हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजा राम मोहन राय से रिलेटेड एक और सवाल होता है, वो आता है सती प्रथा को लेकर के। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई एग्जाम में कि जो सती प्रथा है इसको ख़त्म किसने करवाया था, या फिर किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजा राम मोहन राय ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। औरतों की शिक्षा दीक्षा
के बहुत बड़े हिमायती थे। कहना था कि औरतों को भी प्रॉपर शिक्षा दीक्षा मिलनी चाहिए, उसके लिए भी इन्होंने बहुत सारे आंदोलन वगैरह किए। इसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना, एक क्वेश्चन ये भी आपका आता है। ओके, ब्रह्म समाज की स्थापना के लिए भी इनको जाना जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये भी एक सवाल आपका पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज अगर पूछा जाए तो फिर राजा राम मोहन रॉय का ही नाम आता है। ब्रह्म समाज से पहले, ओके, यही ब्रह्म समाज ही था, लेकिन उससे पहले इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना करी थी, जो बाद में चल करके समाज बना था। इसके साथ साथ एक और है, उसको कहते हैं आत्मीय सभा। नाम अगर आपने सुन रखा हो, उसके भी फाउंडर यही थे, आत्मीय सभा। ओके, तो ये कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं जो आपको राजा राम मोहन रॉय के साथ याद रखने, एग्जाम में ऐसे पूछे जाते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, लिखो शिमला एग्रीमेंट 1972 वॉज साइंड बाय। शिमला एग्रीमेंट क्यों साइन किया गया था? हमने पिछले वीडियो में बात करी थी बांग्लादेश के डेमोक्रेटिक होने की, कब वो बना था। तो उसी के बनने के बाद ये जो शिमला एग्रीमेंट है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में साइन किया गया था पीस ट्रीटी के तौर पे। तो ये किसके बीच में ये साइन हुआ था? तो ये बी वाला ऑप्शन है, इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। लिखा हुआ है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर 2020 वाज गिवन टू। राजीव गांधी, अब देखिए करंट वाले क्वेश्चंस हैं, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आईबी का हो चाहे एनटीपीसी का हो, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अब 2018-19 से भी क्वेश्चन एनटीपीसी में तो हो सकता है पूछ ले, लेकिन ये बहुत ही लेटेस्ट सवाल हैं, तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लिखा हुआ है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर 2020 गिवन टू। किसको दिया गया 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो ये जितने नाम लिखे हैं ना, सभी को दिया गया है, इसीलिए मैंने सारे नाम लिख दिए कि आपसे अगर सवाल पूछे तो ये सारे नाम आपको याद रखने। इन सभी लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये सब किससे रिलेटेड है। जैसे मरियप्पन थंगावेलु हैं, ये पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इन्होंने हाई जंप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। तो ये हैं मानिका बत्रा है। मानिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है, मतलब कई बार पूछा जाएगा। ये रोहित शर्मा का तो नहीं पूछेगा कि कौन से खेल से संबंधित है, लेकिन जो लोगों के बारे में आप नहीं जानते होंगे ना, उनके बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है कि भाई वो किससे संबंधित है। तो मानिका बत्रा हैं टेबल टेनिस से। रानी रामपाल के बारे में भी आप जानते होंगे, भारतीय हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। विनेश फोगाट के बारे में आप जानते होंगे, रेसलर हैं। रोहित शर्मा तो क्रिकेटर हैं। तो ये लोग हैं जिनको 5 ये एथलीट्स हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी फ्रॉम फूड इज। विटामिन डी जो आपका बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे हड्डियों के लिए भी, तो इसके लिए बताया जा रहा है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जो रिचेस्ट सोर्स है। अभी शब्द पे ध्यान दीजिए, सबसे रिचेस्ट सोर्स आपको बताना है। हो सकता है इनमें से आपको लगता हो कोई सोर्स है, लेकिन इनमें से सबसे रिचेस्ट कौन सा है? तो सी वाला ऑप्शन है, कॉड लीवर ऑयल। कॉड मछली, उसके लीवर का जो ऑयल होता है कॉड लीवर ऑयल के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका रिचेस्ट सोर्स है। ओके, आगे बात करते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्या है लिखा हुआ, थार डेजर्ट इज इन। जो थार डेजर्ट है वो किस में है? तो जो थार डेजर्ट है बहुत ही बड़ा डेजर्ट है, तो वो भारत के कई सारे राज्यों तक वो फैला हुआ है। ओके, उसमें आपका हरियाणा भी आ जाएगा, थोड़ा बहुत पंजाब भी आ जाएगा ये। लेकिन जो मेन पार्ट इसमें पूछा गया है कि मतलब मुख्य रूप से वो कहाँ पे स्थित है, भारत में तो राजस्थान में स्थित है। इसका कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी है, सिंध प्रांत, लेकिन भारत की बात हो रही तो राजस्थान इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन आप देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। लिखा हुआ है हु इज़ द आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। ध्यान रखिए, क्रिकेटर ऑफ द डिकेड की बात करी जा रही है। ये अभी पिछले दिसंबर में ही इसकी घोषणा हुई है। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड किसको दिया गया है? मेल में, पुरुषों में, तो ये मिला है विराट कोहली को। ये तो आपको आता ही होगा, सेकंड वाला ऑप्शन है। विराट कोहली को दिया गया है क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड। इसी के साथ एक और क्वेश्चन रिलेटेड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये महिलाओं से संबंधित है कि यही जो कैटेगरी फीमेल वाली है, ये वाला अवार्ड किसको दिया गया है? तो वो कौन है? तो वो है एलसी पेरी। सी वाला जो ऑप्शन है, थर्ड वाला जो ऑप्शन है, वो इसका सही ऑप्शन है। इनको दिया गया है, मतलब भारतीय ने, ऑस्ट्रेलियन है, इनको मिला है फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड।
तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। ये जो सीरीज हमारी ऐसी ही चल रही है, अभी इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करूँगा जो करंट से रिलेटेड भी होंगे और स्टैटिक जीके से भी रिलेटेड होंगी। तो जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आईबी वाले ही केवल इस वीडियो को देख सकते हैं। आप चाहे एसएससी की तैयारी करें, एनटीपीसी की तैयारी करें, बैंकिंग की भी तैयारी करें जिसमें स्टैटिक से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी डिटेल में आपको बताऊंगा यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के साथ, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, ताकि अगर डायरेक्ट वो सवाल ना आए, इधर उधर कुछ पूछा जाए तो वो भी आप बता सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो इसका पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को जा करके ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा मैं, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जा करके जुड़ सकते हैं। बाकी आप सीरीज को फॉलो करते रहिए। इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। जो डिटेल आप मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ वो सब चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और जो ये हमारी मेहनत है ये ज़्यादा रंग ला सके। तो भी मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को हैव अ नाइस डे एंड बाय।